नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। दामोदर सावरकर इन दिनों फिर चर्चा में है। कर्नाटक में हिंसा की घटना के बाद एकाएक सावरकर का नाम फिर चर्चा में आ गया है। वहाँ वीर सावरकर का पोस्टर लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, बवाल हुआ। जवाब में टीपू सुल्तान के पोस्टर लगाए गए और उसके बाद वहाँ हुई हिंसा में 2 लोगों की जान चली गई। माहौल खराब हो गया है। एक सावरकर को लेकर एक ये घटनाक्रम हुआ है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से वीर सावरकर का बार बार नाम लिया। लेना भी चाहिए। उन्हें वीर सावरकर की तमाम खूबियों को बताया और महत्वपूर्ण बात यह है कि वीर सावरकर का नाम काफ़ी ऊपरी पंक्ति में लिया गया। उनके बाद कई ऐसे लोग, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों को उसके बाद रखा गया, जिन्हें राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है। दरअसल इस पूरे मसले के पीछे एक तरीके से 2024 का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयोगशाला में तरह तरह के मुद्दे गढ़ती रहती है। उसके पास अगले 20 वर्ष, अगले 30 वर्ष में राजनीति क्या वो करेगी, इसको लेकर भी प्लान है। विपक्ष तो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को ही राजनीति की प्रयोगशाला बना दिया है। हर दिन नए नए आया। अगर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का जो भाषण था आज़ादी के अमृत महोत्सव का 75वीं वर्षगांठ का, उसको आप देखेंगे तो उसमें क्रक्स था परिवारवाद और भ्रष्टाचार। इन 2 मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने हिट किया। सर, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी समीक्षा हो गई, बहुत सारी चर्चा हो गई, लेकिन इसमें सावरकर को बहुत अच्छी तरीके से उनकी महिमा का बखान भी किया गया इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान। करना भी चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर एक वो स्वतंत्रता सेनानी थे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। सावरकर के वीर कहने को लेकर भी बहुत सारे विवाद हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग गर्व के साथ सावरकर को वीर कहते हैं और विपक्ष उन्हें कतई वीर नहीं मानता। बहुत सारी डिबेट में वीर और उसके कथन पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं फोकस करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सावरकर को गांधी के बराबर खड़ा किया जाता है। इसको लेकर तरह तरह के मत और तरह तरह के चीज़ें सामने आती हैं। सवाल यही है कि महापुरुष सेनानी, आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी गांधी भी थे, सावरकर भी थे, नेहरू भी थे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। राष्ट्र तो तभी समग्र और सक्षम होगा ना, जब हमारे योद्धाओं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे महापुरुषों में कोई मत भिन्नता नहीं होगी। एक राय होकर सभी महापुरुष होंगे, चाहे सावरकर हों, चाहे गांधी हों, चाहे नेहरू हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों। तो जो अलग अलग करने के, महापुरुषों को अलग अलग करने की जो बातें आती हैं, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं और इससे कोई राष्ट्र निर्माण नहीं होने वाला। राष्ट्र में विखंडन ही होता है। राष्ट्र में अलग अलग तरीके की जो तस्वीरें आती हैं वो इस तरीके की चीज़ों से आती हैं। मंथन में आज हम बात इसी पर करने वाले हैं कि क्या वास्तव में जो प्रयोगशाला भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की बनाई है, क्या उस प्रयोगशाला का जो स्पार्किंग एलिमेंट है वो सावरकर हैं? क्योंकि ये बड़े भ्रष्टाचार और परिवारवाद साइलेंट किलर मुद्दे हैं, विपक्ष को बहुत डैमेज करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने इसमें मकसद में सहमत हो जाती है, मकसद में कामयाब हो जाती है। लेकिन जो सावरकर का मसला है,
ये एक स्पार्किंग मसला है और इससे एक बढ़त निश्चित तौर पर मिलती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग इस बात को कहते हैं कि नहीं, ये देश के गर्व की बात है, इसमें सावरकर के मुद्दे पर वो राजनीति नहीं चाहते। मंथन में आज इन्हीं मुद्दों को हम टटोलेंगे, इसी पर बात करेंगे। सावरकर ब्रेवरी आइकॉन है या सियासी बनकर रह गए? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की तत्कालीन सरकार ने राष्ट्रपति KR नारायणन को के पास एक नोट भेजा वीर सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने के लिए, भारत रत्न। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति ने उसे स्वीकार नहीं किया और वापस भेज दिया। ठीक 22 वर्ष के बाद शिमोगा, जो कर्नाटक का जिला है, वहां सावरकर के चित्र को हटाने को लेकर हिंसा हुई और 2 लोगों की मौत हो गई, जैसा कि मैंने पहले बताया। कई लोगों को चाकू भी मार दिया गया। इस तरह की घटनाएं हुई। हालांकि यूपी के भी कई शहरों में सावरकर के फोटो के साथ तिरंगा रैली निकाले जाने की भी खबरें आई, तस्वीरें आई। ये सब तमाम चीजें देखने को पूरी देश में मिली। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गांधी के बराबर सावरकर को खड़ा किया जा सकता है? क्या हम ये मान लें कि भाई सावरकर, गांधी, जो सावरकर का कद था, क्या गांधी से बड़ा था? इसको लेकर एक कोड है, एक बहुचर्चित किताब है, द RSS आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट। इसके राइटर हैं नीलांजन मुखोपाध्याय। उन्होंने लिखा है कि 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के 6वें दिन विनायक दामोदर सावरकर को गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। ये वो लिखते हैं मुखोपाध्याय जी। हालांकि उन्हें फरवरी 1949 में बरी भी किया गया सबूतों के अभाव में। इसी किताब में एक और वाकया जिक्र है। अक्टूबर 1906 का वक्फा था, लंदन में एक ठंडी शाम थी। सावरकर इंडिया हाउस के अपने कमरे में झींगे यानी प्राण तल रहे थे। मछली होती एक प्रकार की, मछली होती। ये वो दिन था जब उन्होंने एक गुजराती वैश्य को अपने यहाँ खाने पर बुलाया था, यानी महात्मा गांधी को। तब तक ना गांधी महात्मा बने थे और ना सावरकर वीर के रूप में विख्यात हुए थे। ये वैश्य दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, मोहनदास करमचंद गांधी जिनका नाम था, और भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय के प्रति दुनिया का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए लंदन गए हुए थे। आपको बता दें कि ये वैश्य कोई और नहीं, मैं बता रहा हूं लगातार कि मोहनदास करमचंद गांधी ही थे। इस बैठक में गांधी ने दामोदर सावरकर से कहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ उनकी रणनीति जरूरत से ज्यादा आक्रामक है। गौर कीजिएगा इन शब्दों को। उस वक्त 1906 में गांधी ने कहा था सावरकर से कि अंग्रेजों के खिलाफ जो उनकी सावरकर की रणनीति है वो कुछ ज्यादा ही आक्रामक है। सावरकर ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा था, चलिए पहले खाना खाइए। हालांकि गांधी ने उस दिन कुछ खाया नहीं था, क्योंकि जब सावरकर ने गांधी को खाने की दावत दी थी तो गांधी ने यह कहते हुए माफ़ी मांग ली थी कि ना तो वो गोश्त खाते हैं और न मछली, बल्कि सावरकर ने उनकी चुटकी भी ली थी कि कोई कैसे बिना गोश्त खाए, मांसाहार किए अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दे सकता है। उस रात गांधी सावरकर के कमरे से अपने सत्याग्रह आंदोलन के लिए उनका समर्थन लिए बिना खाली पेट बाहर निकले थे। ये वाकया है। अब आप देखिए कि एक सावरकर एक ब्राह्मण परिवार से आते थे और गांधी एक वैश्य परिवार से। उसके बाद धीरे धीरे तमाम चीजें सामने आई और सावरकर नेपथ्य में चले गए, गुमनाम हो गए, और गांधी 47 आते आते महात्मा गांधी हो गए। हालांकि
सावरकर की का जो आज़ादी के आंदोलन में योगदान था उसको भुलाया नहीं जा सकता, और वो वीर सावरकर के नाम से बाद में जाने भी गए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन उनके वीर लिखने पर लगातार सवाल उठते रहे, आपत्तियां होती रहीं। 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की, तो उसके 2 दिन बाद ही वीर सावरकर की 131वीं जन्म दिवस था। वो संसद भवन जाकर सावरकर के चित्र पर सिर झुकाकर श्रद्धांजलि उन्होंने दी थी। और हमें मानना पड़ेगा कि सावरकर, निश्चित तौर पर उनको लेकर विवाद था, लेकिन आइडियोलॉजी, चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे जो राइट विंग के लोग हों, उनकी आइडियोलॉजी क्लियर है उनको। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस चक्कर में आप क्यों पड़ते हैं, राइट और लेफ्ट सेंटर जो भी हैं, अगर कोई महान है, किसी ने देश के लिए काम किया, तो सब सारे महापुरुषों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं, तमाम विशेषज्ञ, तमाम साथियों से इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने नेहरू से पहले लाल किले की प्राचीर से सावरकर का नाम लिया, इसको लेकर भी तरह तरीके से बातें, तरह तरीके की चर्चाएं होती रहीं, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र में होती रही हो। बार बार यही सवाल उठता है कि क्या सावरकर को गांधी के बराबर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और इसके पीछे क्या मकसद, इलेक्शन है, चुनाव है, सत्ता है? ये बहुत सारे सवाल विपक्ष के लोग उठाते रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें वो करते रहे हैं, और इसको लेकर समय समय पर विवाद होता रहा। ये ताज़ा विवाद जो शिमोगा की घटना है, इसको लेकर हुआ है। हम आज मंथन में ये तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या, कौन लोग हैं वो जो गांधी को मिटाना चाहते हैं इस देश से। गांधी एक ऐसी शख्सियत, एक गांधीवाद है, गांधी एक विचारधारा है, एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा है, और राष्ट्रपिता हैं इस देश के। उनको तो अंगीकार कौन नहीं करना चाहेगा, और कौन नहीं कर सकता ना चाहते हुए। मैं बहुत साफगोई के साथ इस बात को कह रहा हूं, आप ना भी चाहें तब भी गांधी को आपको अंगीकार करना पड़ेगा। उसको आप नहीं कर सकते, नहीं, इस देश को क्या मुंह दिखाएंगे आप। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरा जीवन लगा दिया हो, पूरी दुनिया जिनको फॉलो करती हो, तो कम से कम गांधी के बराबर तो सावरकर को रखने वाले लोग, सावरकर का अपना स्थान हो सकता है, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है, लेकिन गांधी के बराबर उन्हें नहीं खड़ा किया जा सकता, ये भी एक सत्यता है। हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या जो एक तरीके से प्रयोगशाला है, एक राजनीति की प्रयोगशाला कहें या चुनाव की प्रयोगशाला कहें, क्योंकि लगातार अब इसी पर मंथन और चिंतन चलता रहता है देश में कि भाई अब अगला चुनाव कहाँ आ रहा है, कर्नाटक में चुनाव है, बवाल हो गया, ऐसे आरोप लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई पार्टी विशेष या चल रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है, तो इसको सख्ती से निपटना चाहिए। ये तस्वीरें वहाँ की कर्नाटक की हैं कि वीर सावरकर के तस्वीर की जगह टीपू सुल्तान को लगा दिया गया। ये वास्तव में निंदनीय है, इस तरह के विवाद नहीं पैदा होने चाहिए, नहीं करने चाहिए। टीपू सुल्तान को लोग खलनायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अभी हमारे साथ बहुत विद्वज्जन जोड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे टीपू सुल्तान की भी शख्सियत को, कि वास्तव में मुझे जो लगता है 4 अक्षर का नाम जो टीपू सुल्तान का है, उस नाम से ही मतलब है, सारी राजनीति उसी के इर्द गिर्द है। बाकी टीपू सुल्तान की शख्सियत से, उनके कार्यों से लेकर किसी को कोई मतलब नहीं है, केवल कहीं स्पार्क है, कहीं बवाल है, इसलिए टीपू सुल्तान के नाम का इस्तेमाल है। मेहमानों का परिचय कराएंगे। के शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संघ के विचारक हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और संघ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। शुक्ला जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपका। सलभ यादव कांग्रेस के नेता हैं, सलभ जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत आभार। प्रोफेसर आर.के. त्रिवेदी अभी मुझे लगता थोड़ी देर में जोड़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो चर्चा भी करते रहते हैं बीच बीच में। शशांक यादव समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता एमएलसी हैं। शशांक भाई आपके बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार।
हम सबके वरिष्ठ, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार, प्रणाम, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत अभिनंदन आपका हम सबको समय देने के लिए। प्रदीप जी, आपसे ही शुरू करते हैं। सावरकर को लेकर फिर एक तरीके से चर्चा हो गई, प्रधानमंत्री ने नाम ले लिया। भाई, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि नाम लेना किसी स्वतंत्रता सेनानी का कोई गुनाह है, उन्होंने नाम ले लिया, उसको लेकर भी चर्चा। फिर सिमोगा की घटना हो गई। ये इसको समग्र रूप से किस तरह देखते हैं? क्या सावरकर को गांधी के बराबर खड़ा करने की कोशिश है, या इसके पीछे चुनाव है, या भारत एक प्रयोगशाला बन गया है राजनीति का कि भाई प्रयोग करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो? ये मसला क्या है प्रदीप जी? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? किससे आप बात कर रहे हैं? प्रदीप कुमार जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब जुड़े हैं हमारे साथ में। आपसे नहीं कर रहे हैं शुक्ला जी, अभी आएंगे आपके पास। प्रदीप जी, आवाज मिल रही है जी? आपने बहुत आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। कहिए, दर्शक आपको सुनना चाह रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं। प्रदीप जी, आप बोलिए प्लीज। हाँ जी, देखिए, महात्मा गांधी अपने आप में बहुत बड़ा राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, तो उनके समक्ष किसी को खड़ा करना ये किसी के बस की बात नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, सब अपने अपने कार्यों के माध्यम से जाने और पहचाने जाते हैं। कोई किसी को खड़ा नहीं करता है। और सावरकर, मतलब मैं जो समझता हूँ, मैंने जो सावरकर के विषय में पढ़ा है, किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान रहा है और किस तरह से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो उन्होंने यातनाएं सही हैं और सेल्युलर जेल में रहे, और किस तरह से उन्होंने वहां भी रह करके देश के विषय में ही सोचा, तो उनकी अपनी एक पृष्ठभूमि है, उनके अपने एक कार्य हैं, उनका अपना एक योगदान है, तो उनका कद एक अलग है। और महात्मा गांधी चूंकि संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन में जो सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाने का काम किया है, तो उनके समक्ष तो उनको नहीं खड़ा किया जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनकी भूमिका एक अलग डायमेंशन में है। और महात्मा गांधी की भूमिका संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो विभिन्न दलों के नेता हों, हालांकि उसी समय कांग्रेस एकमात्र उस समय एक ऐसा दल थी जिस उनको उनके समक्ष खड़ा करना ये किसी की बस की बात नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चूंकि विचारधारात्मक पार्टी है और सावरकर उनकी विचारधारा के एक अंग हैं, तो इस निमित्त वो उनको लेकर के चलती है। लेकिन इसके बाद भी सावरकर का देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में यदि योगदान को देखा जाए तो एक कम नहीं आंकना चाहिए, जैसा कि मैंने उनके विषय में पढ़ा समझा है। तो ये मेरा कहना है। और रही बात, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से सावरकर जी को उनके प्रोजेक्शन को लेकर के जो सब बातें कही हैं और सामने रखा है, उसमें एक बात सामने आ रही है। जी प्रदीप जी, लग रहा है कि तो उतना महत्व उनको नहीं मिल पाया, या मिला तो कोई पर्टिकुलर चीजों को लेकर के। आज चूंकि उनके योगदान पे भी इतना अध्ययन हुआ है, उन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी है, इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा संग्राम देश में हुआ, और वो प्रथम था ये कहने वाला यदि कोई है देश में, कोई इतिहासकार कोई है, कोई राजनीतिक है, तो वो वीर सावरकर है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं सावरकर के योगदान को लेकर के एक अहम प्रभाव छोड़ती हैं, और इसीलिए वो देश की राजनीति में और देश की वर्तमान परिदृश्य में उनकी भूमिका पर चिंतन चल रहा है, जैसा मेरा मानना है। और मैं समझता हूं कि ये बात थोड़ा सा व्यवधान है। डॉक्टर प्रदीप कुमार साहब ने एक नया एक एंगल रखा कि भाई सावरकर के योगदान को कैसे भुला सकते हैं आप?
मैं यही तो कह रहा हूँ। मंथन, जब हमने अभी मंथन की शुरुआत की, भूमिका बांधी, तो हमने यही कहा कि भाई क्या कोई राष्ट्र अपने महापुरुषों में विवाद करा के आगे बढ़ सकता है? अब सावरकर के वीर होने पर अगर ये डिबेट हो रही है तो राष्ट्र में और भी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर वो गांधी की हत्या के मामले में उन पर आरोप लगे तो बरी भी हुए, वो विचारधारा सबकी हो सकती है, किसकी क्या क्या नहीं, किसकी क्या हो सकती है, ये हो सकता है। के शुक्ला जी, ये क्यों बीच बीच में बवंडर होता रहता है? और इसे अभी कर्नाटक में घटना हो गई कि सावरकर के पोस्टर लगे, फिर टीपू सुल्तान के लगा दिए, फिर सावरकर के लगा दिए। ये कौन लोग हैं, कैसी विचारधारा है, क्या कर रहे हैं लोग ये देश के साथ में? देखिए, वीर सावरकर के योगदान के विषय में, देश की आजादी की लड़ाई में अभी हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने बात बहुत सारगर्भित कही। वीर सावरकर हो, महर्षि अरविंद हो, सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सभी का योगदान देश की आजादी के लिए रहा है। सभी ने अपने अपने स्तर पर, अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। लेकिन सावरकर जी कोई हो या कोई भी व्यक्ति, पुराने हमारे स्वतंत्र वीर हो, एक पक्ष ने एक पक्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यही नहीं, कभी सावरकर जी का नाम नहीं लिया जाता था, कभी महर्षि अरविंद के योगदान की चर्चा नहीं की गई। हाँ, ऐसे माहौल में, ऐसे समय में जब इन लोगों की इस देश इतनी बड़ी लड़ाई के, इतनी बड़ी भागीदारी, काला पानी उनको हुआ, शायद हमारे ख्याल से वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको काला पानी में सेलुलर जेल में बंद रखा गया, जहां उनसे चक्कियां कोल्हू चलवाया जाता था जानवरों की तरह। ऐसे व्यक्ति के योगदान को पूरे स्वतंत्र इतिहास से मिटा देने का जो कार्यक्रम किया गया, ये वास्तव में प्रशंसनीय कोई भी नहीं कहेगा। अब इसका अगर आज उनका उल्लेख किया जा रहा है तो गांधी जी या नेहरू जी के समकक्ष उनको खड़ा करने की बात नहीं है। गांधी जी का अपना योगदान था। गांधी जी ने जो इस देश के लिए किया, उसी की वजह से आज विश्व में वो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, और शायद ही विश्व में कोई ऐसा देश हो जहां गांधी जी की प्रतिमा ना हो। तो गांधी जी का अपना योगदान था, नेहरू जी की अपनी भागीदारी थी, लेकिन सावरकर भी किसी से कम नहीं थे। सावरकर की भी भागीदारी थी। ठीक बात। सावरकर का भी देश की आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था। सहमत शुक्ला जी, बिल्कुल सहमत, आपकी बात से अक्षरशः सहमत कि सावरकर के भी योगदान को भुलाया नहीं जाना चाहिए। और जहां तक आपने कहा कि अकेले वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके योगदान को भुलाया गया, नहीं, कानपुर के महावीर को भी भुला दिया गया, पता ही नहीं, हम तो जान ही नहीं सकते। एक इतिहासकार से अभी इस शो के पहले बात हो रही थी, उन्होंने कहा भाई महावीर को जबरदस्ती दूध पिलाया जाता था कि अनशन तोड़ो, सेलुलर जेल में उन्होंने अनशन कर दिया था, उनकी नाक में दूध डाल घुसेड़ दिया गया था पाइप से, उनके फेफड़ों में चला गया, मर गए, वो शहीद हो गए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम और आप जानते तक नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आज़ादी के आंदोलन में। प्रोफेसर आर.के. त्रिवेदी साहब जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार हमें समय देने के लिए। नमस्कार त्रिवेदी साहब। अभी बड़ी अच्छी बात कही शुक्ला जी ने कि सावरकर साहब के योगदान को बिल्कुल भुलाया गया, और जब अब उनका नाम लिया जा रहा है तो फिर लोगों को दिक्कत हो रही। बहुत साफ गोई के साथ शुक्ला जी ने इस बात को रखा कि भाई नेहरू को नहीं छोटा किया जा रहा, गांधी को नहीं छोटा किया जा रहा, लेकिन उनका नाम रखा जा रहा, उनका योगदान कम नहीं है। प्रोफेसर आर.के. त्रिवेदी साहब, फिर ये बवाल झंझट क्यों होता है? अभी पोस्टर लेके, अभी उत्तर प्रदेश में कई जगह सावरकर के पोस्टर लेके रैलियां निकाली गई, भाई वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या दिक्कत लोगों को। इसी तरीके से कर्नाटक में बवाल हुआ, हत्या हो गई, लोगों की जान चली गई। किसी की जान जाने से ज़्यादा तो राजनीति हो नहीं सकती देश की बड़ी। अगर राजनीति लोगों की जान ले रही तो भाई ऐसी राजनीति से तौबा। प्रोफेसर त्रिवेदी। दरअसल ऐसा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमारे महापुरुषों को, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी बांट रही हैं।
आदरणीय सावरकर जी प्रणम्य भी हैं और प्रशंस भी हैं। उन्होंने यहाँ हिंदुत्व एक विचारधारा है, हिंदुत्व का मतलब कि धर्म से नहीं है। उन्होंने राष्ट्रवाद, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के सारे प्रयास किए और उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उनका जो भागीदारी है वो नींव की ईंट के रूप में है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। गांधी जी का योगदान अपना है, गांधी जी से या सावरकर की किसी तरीके से तुलना नहीं की जा सकती। अब ये लेफ्टिस्ट और इतिहास तत्कालीन इतिहासकारों ने और अंग्रेजों ने सावरकर को इस तरीके से, जैसे वो भगत सिंह और आजाद हमारे लिए पूज्य हैं, वो हमारे लिए स्वतंत्रता सेनानी है, नहीं पूछे हैं। त्रिवेदी साहब 20 सेकंड केवल आपको इसमें रोकूंगा और कुछ चीजें ऐड करूंगा। आजाद जी और भगत सिंह दोनों पूज्य हैं, लेकिन आप तुलनात्मक देखेंगे तो आजाद जी के बारे में ना तो इतनी फिल्में बनी हैं, ना उन्हें इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, रस्म अदायगी आजाद जी के साथ भी की जाती, जबकि वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई भगत सिंह और उनमें कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो उसी चोटी के क्रांतिकारी थे जिस चोटी के भगत सिंह थे। लेकिन ये होता है, इस देश में हुआ है, और शायद इसीलिए ये जो विवाद होते हैं, बवाल होते हैं, झंझट होते हैं, इसीलिए होते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। महात्मा गांधी इतना बड़ा कद है, राष्ट्रपिता हमारे, पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में इतना बड़ा उनका कद है कि चाहकर भी उनका कद छोटा नहीं किया सकता। लेकिन यह भी सच है कि इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग अब गांधी को खलनायक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, या नई पीढ़ी में यह जहर भर रहा है कि गांधी खलनायक थे, गांधी खलनायक थे, गांधी नहीं होते तो बंटवारा नहीं होता। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक गली मोहल्लों में जो लफंगों की चर्चा थी, ये एक आकार ले रही है। ये बड़ा घातक है इस देश के लिए। विश्व प्रमोद गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे अग्रज हैं, बहुत दुनिया को हम लोगों से बहुत ज़्यादा देखा है। गोस्वामी जी कुल मिलाकर अभी सभी ज़्यादातर जो विद्वज्जनों को सुना, प्रोफेसर त्रिवेदी, प्रोफेसर प्रदीप कुमार और के शुक्ला जी ने भी इन चीज़ों को रखा कि भाई के शुक्ला जी ने साफ कहा कि भाई किसी का कद कोई छोटा नहीं कर रहा है। प्रोफेसर त्रिवेदी ने कहा कि यह अजीब सी स्थिति है, एक राजनीति है जो हमारे महापुरुषों को बांट देती,
मैं मंथन के शुरू में मैंने यही कहा था कि भाई महापुरुष मतलब महापुरुष, सभी महापुरुषों को जब लेकर आप चलोगे तभी आप के राष्ट्र का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा और आपका कल्याण होगा। लेकिन ये भी सच है कि एक नैरेटिव सेट हो रहा है इस देश में कि गांधी को खलनायक के रूप में रखा जा रहा है और उनके बराबर चाहे सावरकर हो और चाहे गोडसे हो खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। गोडसे को भी हमने इधर तो 2-3 साल से नहीं हो रहा, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा 3 साल पहले कि गोडसे को भी एक नायक की तरह प्रस्तुत किया जाता रहा है। गोस्वामी जी देखिए, ये मैं समझता हूँ कि शायद ये देश का दुर्भाग्य है कि जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत से, जिनकी तपस्या से, जिनके त्याग से आज हम लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, स्वतंत्र हैं, उन लोगों के योगदान पर राजनीति हो रही है। ये इससे ज्यादा दुर्भाग्य मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ दूसरा हो सकता है। और जहां तक कंट्रीब्यूशन की बात है, गांधी को भी अगर ये कहा जाए, अगर कोई कह रहा है कि उन्होंने देश के बंटवारे के लिए वो जिम्मेदार थे, तो ये भी विचारधारा का दोष है। और अगर सावरकर के योगदान को अगर राजनीति में घसीटा जाए या उसमें उसकी आलोचना की जाए, ये उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। दिक्कत तो ये सबसे ज्यादा ये है कि इधर पिछले कुछ दशकों से राजनीति के मूल्य, राजनीति के सिद्धांतों का जो है वो पूरी तरीके से क्षरण हो गया है। अब ठीक है, ये बात हो सकती है कि हमारी विचारधारा कुछ हो, आपकी विचारधारा कुछ हो, लेकिन कंट्रीब्यूशन को तो आप नहीं नकार सकते हैं। क्या सावरकर जी का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? और अगर था, सिर्फ एक ही बात को लेके जो लेफ्टिस्ट कह लीजिए या दूसरी विचारधारा के लोगों को कह लीजिए, वो सावरकर जी को सिर्फ इस आधार पर उनकी आलोचना करते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांग ली थी। तो अगर यही आधार मान लिया जाए तो शिवाजी ने भी 5 बार 7 बार माफी मांगी थी। तो क्या शिवाजी के भी योगदान को कमतर आंका जा सकता है अगर सावरकर जी ने मांगी? सवाल ये भी हो सकता है कि उस समय उन्होंने माफी मांगी हो, किसी रणनीति के तहत मांगी हो, किन्हीं कारणों से मांगी। और मैं मान भी लूं कि उन्होंने अपने को बाहर आने के लिए लेकिन वो जेल गए थे तो क्या डकैती में तो जेल नहीं गए थे, वो चोरी में तो नहीं गए थे, स्वतंत्रता आंदोलन में ही तो जेल गए थे। अंग्रेजों ने उनको देश को स्वतंत्र कराने वाला स्वतंत्रता सेनानी ही तो माना होगा, या उस समय के वो आतंकवादी माना होगा उन्होंने, या उस समय के अपना विरोधी माना होगा, तभी तो उनको जेल में भेजा। तो उनका कंट्रीब्यूशन तो है। कंट्रीब्यूशन को लेके अगर है, हाँ ये बात भी बिल्कुल सच है कि हमारे इतिहासकारों ने, हमारे उस समय के बुद्धिजीवियों ने, उस समय की विचारधारा के लोगों ने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये अन्याय किया, गलत किया कि लोगों के कंट्रीब्यूशन को कमतर आंका या उनको बिल्कुल नेपथ्य में डाल दिया, या उनके कंट्रीब्यूशन का कहीं जिक्र नहीं किया, जैसा कि अभी शुक्ला जी ने ये बात कही। तो ये बात सच है, इससे मैं भी सहमत हूं। आप वहां पर आप देखिए अब क्या स्थितियां पैदा हो गई हैं। एक हमारे विचारधारा को लेकर विरोध हो सकता है, हम ये भी मान लें, सारी चीजों को छोड़ दें, हमारी एक विचारधारा में विरोध हो सकता है, हम स्वीकार सावरकर को नहीं करते, वो लोग गांधी को नहीं स्वीकार करते, ठीक है, ये हमारी अपनी व्यक्तिगत धारणाएं हैं, हमारी उसके पास सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है। लेकिन अगर फोटो सावरकर जी की बंगलौर में लगाई गई तो वहां हटा के और टीपू की लगा दी जाए, वहां पुलिस के साथ मारपीट की जाए, उसके स्टैबिंग की जाए, उसमें लोगों को घायल कर दिया जाए, हत्या करने का प्रयास किया जाए, इसको किस रूप में देखा जाएगा? ये कहीं ना कहीं मानसिक विकृति है। इस देश में सारे राजनीतिक दलों को इस बात पर गंभीरता से चिंतन करना होगा कि सत्ता को हासिल करने के लिए, चाहे गांधी हूं, चाहे सुभाष हूं, चाहे सावरकर हूं, चाहे कोई भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हूं, कोई भी देश को कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हों, उनको सबको एक साथ आदर करना चाहिए। खाली ये नहीं हो सकता है कि हमारे कंट्रीब्यूशन को
नेपथ्य में डाल दिया जाए। जब आपकी सरकार आए तो आप अपने जिसको आप विचारधारा से सहमत हैं उसको लेके, तो कम से कम स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर तो राजनीति नहीं की जानी चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को लेकर तो सबको एक मत होना चाहिए। ठीक है, कंट्रीब्यूशन किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, इसको लेके कहाँ, इस पर तो मतभेद हो सकता है कि साहब गांधी जी राष्ट्रपिता थे, उनका कंट्रीब्यूशन था, ज्यादा था, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन सावरकर जी, उनके कंट्रीब्यूशन, क्या उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई को नहीं लड़ा? क्या वो जेल नहीं गए? क्या उन्होंने बेड़ियां नहीं पहनी? क्या उनको त्रासनाएं जेल में नहीं दी गई? तो ये क्यों दी गई? आंदोलन के लिए तो दी गई। ठीक बात है प्रमोद जी, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने रखी कि भाई महापुरुषों में राजनीति क्यों। शशांक भाई, बड़ा अहम सवाल है, बार बार पूछा जाता होगा आपसे, बहुत सारी डिबेट में, हजारों सैकड़ों डिबेट आप कर चुके होंगे। ये क्या चीज़ ऐसी हो जाती है, बड़ी जो दिक्कत हो जाती है कि भाई टीपू सुल्तान, अगर वहाँ सावरकर की फ़ोटो लगी थी तो टीपू सुल्तान की फ़ोटो लगा दी, ये बवाल हो गया। ये कौन लोग हैं? जानबूझकर कोई ये षड्यंत्र होता है इस देश में। और सबसे बड़ी बात है कि ये आरोप लगता है कि भाई जब सावरकर को इतिहास ने कम आंका, यानी वो उस विचारधारा के लोग नहीं थे, इसलिए उनके योगदान को उस तरह से इतिहास में नहीं दिखाया गया। ये दो बड़े अहम सवाल हैं। शशांक भाई, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आई आवाज सर? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं आपको, कंटिन्यू करिए। ये मैं कह रहा हूं कि सावरकर साहब के विषय में एक ही बात हमेशा बोल रहा हूं, ये सही बात है, सैकड़ों बार पूछा जा रहा है, बड़ा स्पष्ट सी बात है। महापुरुषों का आकलन उनके कार्यों से होता है, जो उन्होंने किया। एक राष्ट्रभक्त के रूप में, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के रूप में भी एक हमारे सामने है कि वो समुद्र में कूद के और वो अपनी जान बचाते हैं, फिर अंग्रेजों से लड़ते हैं, पकड़े जाते हैं, काला पानी होता है। और एक स्वरूप वो भी आता है कि अंग्रेज उनको पेंशन देते हैं, जो बाद तक पेंशन रहती है। माफी वाले बात के लिए अभी हमारे पूर्व साथी ने कहा कि माफी टेक्निकल भी हो सकती है, रणनीतिक रूप से हो सकती है। उन चीजों पर जाकर अब आज की तारीख में उन बातों पर बहस के कोई बहुत मायने नहीं, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस पढ़िए तो जब एक आदमी एक वोट के सिद्धांत की बात आई कि मताधिकार किस रूप में होगा, तो एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी जिन्होंने कहा कि सब हाई स्कूल पास जो हो उनको वोटिंग राइट मिले, जो लगाम देते हो उनको राइट मिले, जबकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, जो रिकॉर्ड है। तो उन मेंबर्स की बात को आज कोई दोहराने वाले की हैसियत किसी की नहीं जो कहेंगे साहब हाई स्कूल पास कोई वोटिंग का राइट मिलेगा या लगाम देने वाले कोई वोटिंग का राइट मिलेगा, वो खारिज हो गए। देश जो बना एक लंबे देश ने, उसने एक बड़ा स्पष्ट रूप से मान के चला कि देश समष्टि में चलेगा, देश धर्मनिरपेक्ष स्वरूप होगा, हर धर्म का सम्मान होगा, हम अपनी पुरानी वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के रास्ते चलेंगे। सावरकर साहब के साथ प्रॉब्लम क्या है, बड़े स्पष्ट उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हिंदू चेतना एक अलग चेतना है, दो रस के सिद्धांत से उन्होंने कभी प्रतिरोध नहीं। मुझे लगता है कि शशांक भाई से संपर्क कट चुका है, दोबारा जोड़ेगा संपर्क तो फिर। क्या मेरी आवाज आ रही? बीच में कुछ कट गया था। हाँ, अब बोलिए, अब सुन पा रहे हैं, बोलिए प्लीज जी। तो उस चीज को लेते हुए मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, देखिए उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, जो वहां पर लोगों ने तोड़फोड़ करी वो किसी भी रूप में कि सावरकर साहब की फोटो हटाई है कि जो टीपू सुल्तान की लगाई, ये तो एक बहुत छोटी बुद्धि के लोग हैं जो इसका कार्य कर रहे हैं। लेकिन बड़ा मैं अब नेहरू जी को तमाम सरकारी प्रदर्शनियों से और सरकारी विज्ञापनों से हटा दिया है। आप किसी के योगदान को कम नहीं कर सकते। मुल्क में जवाहरलाल नेहरू जी ने जो संस्थाओं का गठन किया और जो डेमोक्रेटिक पैटर्न को लागू किया, तो आपके मूर्ति हटाने से या पटेल साहब की मूर्ति को आप 3000 करोड़ की बना देने से गांधी जी के कद को या नेहरू जी के कद को नहीं कर सकते। ये चीजें इवेंचुअल कहलाती हैं और जो दिखाई पड़ती हैं। सावरकर साहब के जो शलभ यादव के से सवाल कर लेते हैं। शलभ जी, ये आरोप लगता है कि भाई गांधी का राइट आपके पास ही है, कॉपीराइट आप लोगों ने ले रखा है, जैसे आप लोग करते हैं कि भाई आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भगवा का राइट ले रखा है, हिंदुत्व का राइट ले रखा है, तो गांधी का कॉपीराइट आपके पास था, आपने गांधी की विचारधारा को फैलाया नहीं, इस वजह से आज आपको खल रहा है कि सावरकर की विचारधारा बढ़ रही है आगे, या
आपने सावरकर के योगदान को, जैसा कि सब ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि उनके योगदान को इतिहास ने नजरअंदाज किया। सलभ जी। जी थैंक यू। मुझे अंतिम में बोलने का मौका मिला, थोड़ा 2 मिनट मुझे दीजिएगा। देखिए मैं एक चीज ना पढ़ के सुनाता हूँ। मेरा मानना है बड़ा स्पष्ट रूप से कि बुजुर्गों की, अजय गांधी जी ने ही वर्णाश्रम की पैरवी करी थी। एक बहुत बड़े सोशल जस्टिस से जुड़े हुए जो लोग हैं वो गांधी जी की विचारधारा से सहमत नहीं है। गांधी जी और अम्बेडकर साहब की जो बहस हुई उससे सहमत नहीं है, लेकिन गांधी जी के भी फॉलोअर्स और बाबा साहब के भी फॉलोअर्स कम से कम सेक्युलरिज्म और संविधानवाद पर एक जगह पर आके रुकते हैं, वो एक मिलन बिंदु बन जाता है। लेकिन जहां पर सावरकर साहब की विचारधारा है, उस विचारधारा को जब आप आजाद होने के बाद आप कैसा देश बनाएंगे वो भी तो इम्पोर्टेंट है। आपने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, एक अच्छी बात, अंग्रेजों को भगाया, बहुत अच्छी बात, अंग्रेजों से कभी आप झुके नहीं, ये उससे। शशांक भाई आएंगे, शशांक भाई आएंगे। सलभ आप शुरू करें, कंप्लीट करें। जी मैं ये कहना चाह रहा था, अभी इन्होंने बोला कि यहाँ पे सावरकर के बारे में बातचीत होती है। शशांक भाई आप अभी सलभ को बोलने दीजिए, आपका कनेक्शन ठीक हो जाए तो फिर हम आपसे बात करेंगे। आपकी बात आधी अधूरी आ पा रही, आ नहीं पा रही पूरी बात। जी सलभ। अभी यहाँ पे ये चर्चा हुई है कि सावरकर को भुला दिया गया है ना, और सावरकर के इतिहास को धूमिल कर दिया गया है, वो पता ही नहीं। अगर सावरकर जी के इतिहास को धूमिल और भुला दिया जाता तो ये पिछले 8 साल से उस पर बातचीत ही नहीं हो रही होती, और कभी भी किसी विशेष पार्टी ने सावरकर जी को बुलाया नहीं। पहला। दूसरा, उन्होंने कहा ना कि सावरकर जी का नाम कहाँ कहाँ नहीं आता है, भाई हर जगह आया है। आप जब बात करेंगे 5 बार माफी मांगने की ना, और उन्होंने क्या बोला जरा मैं बता देता हूँ। उनके शब्द है, सरकार अगर कृपा और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का कट्टर समर्थक रहूंगा, जो इस प्रगति के लिए पहली शर्त है। मैं सरकार में किसी भी हैसियत से सेवा करने के लिए तैयार हूँ, जैसा मेरा रूपांतरण ईमानदार है। मुझे आशा है कि मेरा भविष्य का आचरण वैसा ही रहेगा। एक और अगर आप अभी शिवाजी से किसी ने उनकी तुलना की है, तो शिवाजी एक माफीनामा मांगने में और समर्पित होकर के वफादार होने में 19 अभी बोला कि अब बहुत सारे आंदोलनों में उनका, मैं पूछना चाहता हूं, जब इंडिया हाउस के वो मेंबर थे 1910 से लेकर 1923 तक जो उनकी जीत थी, उन्होंने 5 बार 11, 13, 15 और 18 और 20 में उन्होंने माफीनामा लिखा है। बहरहाल मैं वो भी नहीं कहूंगा। एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि महर्षि जी को जो है बुला दिया गया, उन्होंने भूख हड़ताल नहीं करी, लेकिन वही सावरकर उस समय उनके साथ जेल में थे, उन्होंने भूख हड़ताल नहीं करी। यदि आप 1942 के अंतर्गत जो है ना, जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन चलाया, तो सबसे पहले व्यक्ति सावरकर निकल के आए, जिन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन का समर्थन नहीं करते। द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर यदि आप जाएंगे ना, 1934 के अंदर द्विराष्ट्र के सिद्धांत में उन्होंने ये भाषण दिया है, या उनके ऊपर ये चीजें हैं कि भाई उन्होंने ना, मुझे जिन्ना के द्विराष्ट्र और मेरे द्विराष्ट्र में हिंदू और मुस्लिम 2 अलग समुदाय हैं, तो मैं 2 राष्ट्र की परिकल्पना से मैं परहेज भी नहीं करूंगा। और भी तमाम चीजें। अभी बहुत सारे लोगों ने बोला सावरकर जी का बहुत योगदान था, हमने कभी बुलाया नहीं। आज से पहले आपने सावरकर जी के ऊपर राजनीति होते हुए कितने, तो भाई सलभ जी, आपके नेता राहुल गांधी को उनके वीर कहने पे क्यों दिक्कत है? कह लेने दीजिए ना, दिक्कत क्या है उसमें भाई? उन्होंने वीरता के काम किए ना, अंग्रेजों से लड़े ना। मैं बताता हूँ, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उनको वीर कहने में, हम कहते हैं, हम तो कह रहे हैं कि वो वीर थे, माफी मांगने में वीर थे। समर्पण होना और माफी मांगना 2 अलग चीजें हैं। सलभ जी सावरकर के विषय में बहुत गलत तथ्यों का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सावरकर जी ने माफीनामा में शब्द लिखे, भैया कोई हिस्टोरिकल एविडेंस आपके पास है इस तरह का? कहाँ लिखा हुआ है? और दूसरी 2 नेशन थ्योरी, एक मिनट सर, 2 नेशन थ्योरी वाली बात जो आप कह रहे हैं, ये सावरकर या जिन्ना के नहीं, आप जाइए डब्ल्यू हंटर की किताब में लिखा हुआ है 1869 में। उसने कहा कि भारत में हिंदू और मुस्लिम दो धाराएं हैं, 2 विचारधाराएं हैं। This is your problem. If you are speaking, I was not saying a word to you. Now, if I am speaking, you are interrupting me again and again. That is the problem, na? Carry on. Please. सलभ बोलिए, प्रदीप जी को समय दूंगा मैं। बोलिए, आप बोलिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमने कभी सावरकर, आपने सही कहा है कि कोई भी महापुरुष की जो उपलब्धियां होती है ना,
वो अपने अपने समय पर बहुत एक कारगर होती है, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन आज जो आप कर्नाटका में होते हुए देख रहे हैं, आज जो सावरकर जी के नाम से जो है इतनी उन्मादी चीजों को फैलाया जा रहा है, भाई महापुरुष का अगर किसी ने अपोज कर दिया तो वो महापुरुष नहीं रहेंगे क्या? उनकी महापुरुषता खत्म हो जाएगी। आप देखिए इसी प्रकार के लोग गांधी के ऊपर कितनी मूर्तियां तोड़ते हैं, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं। क्या इनका नाम कॉन्स्पिरेटर में नहीं आया था क्या? ठीक है, उसके बाद उनको जो है छोड़ा भी गया था, लेकिन क्या शर्तें रख के छोड़ी गई थी? तो ये सारी चीजें समझ में, मुझे सावरकर के वीर होने या नहीं होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे जब आप जिस लोकतंत्र के अंदर आदमियों को मारने काटने पर आ जाएं, उनके तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए एक व्यक्ति विशेष की महिमा मंडन की चीजों में ले आते हैं, तो मुझे प्रॉब्लम। कर्नाटका में कौन मर रहे हैं? सावरकर जी शहीद होके चले गए, महात्मा गांधी शहीद होके चले गए, लेकिन आज जो और मैं एक बात बता देता हूँ, जिस टीपू सुल्तान की बात, वो जो जोकोविन क्लब का मेंबर बना था, फ्रांसीसी क्रांति का मेंबर बना था, जिसने आधुनिक शस्त्रागार लगाए थे और जिन्होंने पहली बार जो है उस समय जो है ना ये जो गोला बारूद का जो सबसे पहले जो यहाँ पे इंडिया में वो किया गया था किसी इंडियन रूलर के द्वारा, वो थे। तो आप लोग मतलब एक तरफा अगर किसी भी चीज के बारे में बोलेंगे, सावरकर क्यों मुद्दा है? मैं नहीं मानता हूँ सावरकर की मुद्दा नहीं होने चाहिए, लेकिन आप सही मुद्दों के लिए रखें ना। आप देशभक्ति की बात करते हैं क्या? हर जगह झंडा, हर जगह तिरंगा, आप सावरकर जी का नाम लीजिए, आपको मुबारक हो। हम नहीं कहते हैं कि भाई उनकी किसी भी चीजों में हम धूमिल करते हैं उनकी चीजों को, लेकिन आप आप लोग सलब ये क्यों कहते हैं? आप लोग ये क्यों कहते हैं कि आपके पास केवल एक ही महापुरुष है? ये कौन सी बातें हैं भाई? आप राइटिस्ट लोगों को ये क्यों कहते हैं? आप लोग ये कह के बचते हैं सावरकर जी को, जो उनकी महिमा को कम करते हैं। अभी शुक्ला जी कह रहे थे कि आप लोगों ने इतिहास में बुला दिया। शुक्ला जी अभी कांग्रेस के साथ ही इस बात को कह रहे हैं, हालांकि आप पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हैं, आप संघ के विचारक के रूप में हमारे साथ हैं, कि वो कह रहे हैं कि भाई टीपू सुल्तान कौन सा खलनायक था, उसने भारत की आजादी में उसने भी योगदान किया। शुक्ला जी बिल्कुल, वो भी अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे ना। 3 कर्नाटक वॉर जो हुआ है, ये सवाल ये सवाल शुक्ला जी से है। शुक्ला जी सुन पा रहे हो तो जवाब दीजिए। आप अनम्यूट हैं, अनम्यूट करिए अपने आप को, माफ कीजिएगा, म्यूट हैं आप। आवाज नहीं पहुंच रही शुक्ला जी, मुझे लगता है कि कुछ व्यवधान है, आज व्यवधान कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। प्रमोद जी के पास चले जाते हैं। प्रमोद जी कहिए जी, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। प्रमोद जी अनम्यूट करिए। अब आ रही है आवाज? हाँ आ गई, बोलिए प्लीज। हाँ, मैं सलभ जी से सिर्फ एक बात करना चाहूंगा। विचारधारा की मतभेद हो सकते हैं। मैं अब क्या आप सलभ जी बताएंगे कि इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, तो आपने माफीनामे की बात करी और उनके कंट्रीब्यूशन जो स्वतंत्रता आंदोलन में सावरकर का रहा। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया, पूरे देश में हाहाकार रहा। क्या इस आधार पर इंदिरा जी के योगदान को नकारा जा सकता है? नंबर 1। नंबर 2, इंदिरा गांधी ने सावरकर जी की डाक टिकट जारी की थी। ये बताइए, क्या इंदिरा गांधी ने ये अपराध किया था, गलत किया था, बगैर तथ्यों के आधार पर किया था? स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे क्या? तो इसलिए मेरा सवाल ये नहीं है सलभ जी, ये विचारधारा अपनी हो सकती है, विचारधारा को, लेकिन महापुरुषों में जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन में किंचित मात्र भी योगदान दिया है, उनके योगदान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनको श्रेय मत दीजिए, लेकिन उनको अपयश या उनको नकारने का काम भी नहीं किया जाना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना, मेरा कोई विचारधारा गांधी की भी योगदान को, नेहरू के भी योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है सर। सावरकर के भी योगदान को नहीं नकारा जा सकता है। जैसे मैंने यही बात कहा कि आपातकाल, मान लीजिए उन्होंने माफी में उन्होंने लिख दिया कि साहब अब मैं स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहूंगा, आप इस देश पर राज करिए, जो भी कुछ हो। अब क्या कारण थे ये तो मैं नहीं जानता, ना आप जानते हैं, ना इतिहास में इसका कोई उल्लेख है। लेकिन खाली अगर ये मान भी ले वो जेल गए थे, स्वतंत्रता आंदोलन में गए थे, देश की लड़ाई के लिए गए थे,
ठीक बात है ठीक बात है गोस्वामी जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही, बड़ा महत्वपूर्ण। और मुझे लगता है आपकी बात से मंथन को एक नई दिशा मिली और मैं इसको एक नई दिशा की ओर ले जाना चाहूँगा। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी के पास चलूँगा। प्रोफेसर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है गोस्वामी जी ने कि भाई ये कौन सी, इंदिरा गांधी ने बड़ा दिल दिखा के अगर उनका डाक टिकट जारी कर दिया था तो भाई नेहरू को जो दूसरे लोग क्यों गरिया रहे हैं, लगातार क्यों गालियां दे रहे हैं नेहरू को? क्या नेहरू का कम योगदान था? मुझे लगता है यही जो परंपरा शुरू हो गई है कि दिल को संकुचित करने वाली, नेताओं ने अपने दिल को संकुचित करना शुरू कर दिया है कि मेरा वाला अंदर आ जाओ और सामने वाला भाग जाओ। बल्कि जो महापुरुष हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी, उसमें मेरा तेरा तो है ही नहीं। नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में गालियां हम देते हैं, उनको सबसे बड़ा खलनायक देश का बताते हैं, सारी समस्याओं के जड़ नेहरू को बताते हैं। हालांकि इधर थोड़ा कोसना कम हुआ है। प्रदीप जी, बोला जाए। प्रदीप जी, आवाज प्रदीप जी की नहीं आ रही है, लगता म्यूट है। हाँ, अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ बोलिए बोलिए। अब आ रही है। देखिए, नेहरू जी को कोसा नहीं जा रहा है। नेहरू जी हमारे सर्वमान्य नेता रहे हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और देश जब विभाजन हुआ था तो मैं इस डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ प्रोफेसर साहब, मैं डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, पानी पी पी के सुबह उठते ही नेहरू को गरियाना शुरू। मैंने वो दौर देखा, इधर कम हुआ है, 6 महीने से कम हुआ है, नेहरू निंदा कम हुई है, और अब बहुत बड़े 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 नेता उनका नाम भी लेने लगे आदर से। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात जो उस समय की परिस्थितियां थी और उसके बाद जो कुछ ऐसी एक स्ट्रैटेजिक या जिन बातों पे फोकस किया जाना चाहिए शायद वो नहीं हुई, और नेहरू जी से कुछ गलतियां हुई, तो उन गलतियों की वजह से उनका परिणाम जो देश ने आगे तक अब तक भुगतना रहा है, चाहे वो कश्मीर समस्या हो, चाहे और बाकी चीजों को लेकर के हो, तो उसकी वजह से, या जो एक देश में जो एक सांप्रदायिकता वाली जो समस्या है, उन सब बातों को लेकर के हो, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन उनका रहा है। तो इस वजह से, लेकिन आज की परिस्थितियों में धीरे धीरे वो सब चीजें खत्म हो रही हैं। तो जैसा आपने कहा था कि उनको अब कोसा जाना कम हुआ है, ये कम नहीं हुआ है। उन बातों को धीरे धीरे देश जो है, क्योंकि अब जैसे कश्मीर समस्या नेहरू जी के एक देन कहा जाता है, आज वो उसका सॉल्यूशन हो गया है, तो स्वाभाविक नेहरू जी को कोसना बंद हो जाए, क्योंकि लोग भूलने लगे उस बात को। ऐसे धीरे धीरे सामाजिक समरसता का माहौल है। आप सलाम आएंगे प्रोफेसर प्रदीप को कहने दीजिए अपनी बात, आएंगे जी। हाँ, तो अब जैसे एक सांप्रदायिक माहौल जो बनता जा रहा है, आज धीरे धीरे सर्व धर्म संभाव की बात होनी शुरू हो गई है। कर्नाटक में क्या हो गया? ये कर्नाटक में कौन सा सर्वधर्म संभाव है भैया प्रोफेसर साहब? मैं कर्नाटक में देखिए सर्व धर्म संभाव वाली बात नहीं है। कौन सा सर्व धर्म संभाव है कि भैया मेरी तस्वीर तेरी तस्वीर हत्या हो गई? गजब है भाई, बिल्कुल शर्मनाक है, शर्मनाक है, निंदनीय है। और इसके पीछे अगर राजनीति है तो मैं इसकी जी भर के निंदा करता हूं, क्योंकि राजनीति एक ऐसी गंदा टूल के रूप में इस्तेमाल हो रही इस देश में। अभी जैसे सलभ जी ने कहा था कि वो टीपू सुल्तान जैकोबिन वहां का सदस्य था, उसने ये किया वो किया, वो सब बातें ठीक है, लेकिन उससे पहले जरा छत्रपति शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने अच्छा तरह से पढ़ा हो, तो देश का पहला नेवी के रूप में पहली बार देश भर में कोई सेना गठन किया गया तो छत्रपति शिवाजी के समय में हुआ है, और तोपों का प्रयोग उनके समय में हुआ है, गोला बारूद का प्रयोग उनके समय में हुआ है। प्रदीप जी, यही तो समस्या आ गई कि अब टीपू सुल्तान को हम सुनना नहीं चाहते। ठीक है, शिवाजी हमारे आराध्य हैं, लेकिन टीपू सुल्तान को भी सुनिए भाई, भारत के योगदान में यही प्रॉब्लम आ रही है इस देश में। जो वैचारिक स्तर पे यही प्रॉब्लम आ रही है कि इस देश की संरचना एक गुलदस्ते के रूप में हुई थी। अब टीपू सुल्तान के योगदान को हम अगर जनरली कर देंगे, शशांक भाई आपके पास आ रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें। मैं सिर्फ आपसे एक बात नहीं, मैं आऊंगा एक बार शशांक यादव जी के पास जाने दो सलभ, मैं आपके पास आ रहा हूं। शशांक भाई, कुल मिला के जो समस्या ये है ना, इसके मूल में यही है कि भाई अब जैसे प्रोफेसर साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि कश्मीर समस्या हल हो गई, नेहरू जी की देन थी, इसलिए वो अब थोड़ा उनका कोसा जाना कम हुआ है। शशांक जी, नहीं, मैं फिर आपको एक दोहराना चाह रहा हूं कि देखिए, जो घटना और स्वतंत्रता दिवस के दिन जब 75वां हम वो मना रहे हैं समारोह, कर्नाटक की जो भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जवाबदेह रहेगी हमेशा इस घटना के लिए, और जवाबदेह नहीं रहेगी तो
इसमें कहीं ना कहीं ये जो है, एक जब तक सफाई सामने नहीं आएगी कौन लोग थे, जब तक उनको पकड़ा नहीं जाता है तब तक आपके उस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा ये वो कौन लोग थे। क्योंकि अभी भी मेरा मन ये नहीं मानता है कि आज की भी तारीख में ऐसी घटनाएं संभव है और स्वतंत्रता दिवस के दिन संभव। और दूसरी बात मैं फिर कहूंगा कि महापुरुषों के योगदान पर कभी कोई सवाल नहीं, लेकिन महापुरुषों का आकलन, उनका मूल्यांकन जो है वो उनके कृत्यों से ही होना तय है। इसमें कभी, क्योंकि मूल्यांकन उसी पर होना है। सावरकर साहब के लिए मैं फिर कह रहा हूं इसी बात को कि सावरकर का नाम एक सदैव विवाद को सदैव पैदा करेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट उनका आकलन था कि एक हिंदू जो राष्ट्र का एक सिद्धांत है उसको वो विधिवत, वो उसके पैरोकार थे कि एक अलग, ये राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्रीयता अलग है और मुस्लिम राष्ट्रीयता एक बिल्कुल अलग है। तो इस चीज जो एक बेसिक डिफरेंस है, जो भारत का संविधान बना और जो भारत का जो आंदोलन के बाद जिस तरह का स्वरूप निकल के आया है उसके वो विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी को सावरकर साहब का नैरेटिव सूट करता है, वो कर रहे हैं, करें, उनमें कोई दो राय नहीं है, उनके वो करना है और उनको चाहिए भी। कोई भी राजनीतिक दल होता है वो इस बात को करता है कि अपने महापुरुषों को, मायावती जी ने तमाम बहुजन समाज के लोगों को निकाला था और दूसरे दलों ने निकाला था, इसमें कोई बुराई नहीं। हम अगर सावरकर साहब के विचारों से सहमत नहीं है तो हम जनता में लेके इस बात को जाएंगे। ये मेरे तोड़फोड़ की बात, ये मुझे इस तरह की चीजें, ये मुझे कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं लगती हैं। आपको लोकतंत्र में स्वतंत्रता है बोलने की, उनके विचारों की। शशांक भाई, इसी से जुड़ा सवाल, जब मंथन हमने शुरू किया था तो हमने कहा था देश राजनीति की प्रयोगशाला बन गया है और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सबसे सशक्त और बड़ा दल है तो इस प्रयोगशाला का धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहा है और एक नए प्रोडक्ट निकाल रहा है। तरह तरह की रणनीतियां हैं उनकी। 2047 तक के चुनाव लड़ने की रणनीति भी उनके एक नेता कह रहे थे हमारे पास है। कहाँ क्या स्थितियां हैं। ये जो सावरकर का मुद्दा है, क्या राजनीतिक दलों को स्पार्किंग मटेरियल लगता है? क्योंकि अब जो निर्विकार सगुण राजनीति करना चाहते हैं लोग। बहुत बहुत सही सवाल आपने किया है और मैं बिल्कुल इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। देखिए, वैल्यूज को जो सत्ता में होता है वो तय करता है। हमेशा एजेंडा सोसाइटी में क्या चलेगा जो सत्ता में होता है वो तय करता है। सत्ता में जिस तरह से पीछे की जितनी भी घटनाएं आई हैं उन्होंने हमेशा एक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया। शुरू से लगा लीजिए 8 साल के कार्यकाल में सीए एनआरसी से लगा के, चाहे वो 370 का रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से किया, देश को 2 हिस्सों में कहा, कश्मीर में अभी तक डेमोक्रेसी की वापसी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना रुख है। हम लोग जो संविधान के सेक्युलर स्वरूप में रखते हैं कि हमारा अपना रूप है। हम समझाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी कामयाब है, वो अपनी जगह पर है। अब तो सेकुलर कोई रहना नहीं चाहता। किसी को सेकुलर कह दो तो बच के भागता है, कहता भैया दोबारा मत कहना प्लीज, कृपा करके। ये हालत हो गई सेकुलर में। मैं तो आपके चैनल पे ओपनली अपने को सेकुलर कह रहा हूं और कहता रहूंगा, क्योंकि ये भारत के संविधान में। अगर आप अपने को सेकुलर नहीं कहलाना चाहते हैं तो कब से पहले आप कहिए आप आपने संविधान की शपथ का आप जो है वो उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं सेकुलर नहीं, होगी आपने वी द पीपुल ऑफ नेशन जब आप शपथ लेते हैं संविधान की, उसमें सेकुलर शब्द आया है। तो अगर जो कोई कह रहा है कि मैं सेकुलर नहीं हूं तो पहले वो भारत की नागरिकता को छोड़ दे। उससे पहले अगर वो कह रहा है और सेकुलर को सिकुलर बनाया, लिबटार्ड बनाया, प्रेस्टिट्यूट्स बनाया, किसने बनाया? ये भारतीय जनता पार्टी के महान महान नेतागण थे जो ऑन रिकॉर्ड है। प्रेस्टिट्यूट किसने कहा था? वीके सिंह साहब ने। लिपटार्ड्स किसने कहा था? लुटियंस दिल्ली किसने कहा था? खान मार्केट के किसने कहा था? जब सत्ता इस तरह के हर्टिंग वर्ड्स को राजनीति के रूप में इस्तेमाल करेगी तो प्रतिक्रिया तो आएगी। लेकिन मेरा अपना यह मानना है कि जो डेमोक्रेसी में यकीन करने वाले लोग हैं, हम तोड़फोड़ में, चित्रों को हटाने में, चित्रों को गलत करने में या पुतला फूकने में यकीन नहीं करते। हम अपने विचारों के माध्यम से बात को कहते रहेंगे। आज नहीं तो कल समझ में आएगी, कल नहीं तो परसों समझ में आएगी, और नहीं समझ में आएगी तो कोई बात नहीं। ठीक बात है। सलभ यादव शशांक भाई ने कहा कि हम सेकुलर कहलाने में गर्व करते हैं और आखिरी समय तक हम समझाते रहेंगे। वो यहां तक भी राजी है कि नहीं समझ में आएगी तो कोई बात नहीं। एक तरफ ऐसे लोग हैं और एक तरफ ऐसे लोग हैं कि भैया स्पार्क चाहिए। देखिए, सेकुलर शब्द के आपको भी स्पार्क की तलाश है कहीं ना कहीं, आपके दल को? नहीं, देखिए, हमारा दल हमेशा से जो है ना सभी की आवाज बनना चाहता है और बन भी रहे हैं। और वो लोगों को समझने में थोड़ा हमें जरूर, जैसा कि शशांक यादव जी ने कहा है, टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। अब मैं ना आपके सेकुलरिज्म पे आ जाता हूँ ना।
ये शब्द जल्दी पहले में भाई, कॉन्स्टिट्यूशन शशांक भाई बहुत जल्दी में। अब हम मंथन के अंतिम सोपान में जाने वाले हैं, बहुत जल्दी प्लीज। हाँ, ये 42nd अमेंडमेंट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना, ये डाला गया था और इंदिरा गांधी जी के द्वारा, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि आने वाले समय में जो कुछ लोग ऐसे आएंगे जो इस देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहते होंगे, और वो तमाम तरह की थ्योरीज लेके आएंगे जिसका की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं हो। तो मैं तो सेक्युलर होने पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ, और ये संविधान ने मुझे मेरा अधिकार दिया है। और संविधान में 3 शब्द हैं, अधिनियमित, आत्माप्रीत और अंगीकृत। मतलब ये 3 शब्दों का मूल्य अगर समझ जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे नहीं लगता है। ठीक बात है, ठीक बात है। प्रोफेसर प्रदीप साहब, शशांक यादव कह रहे हैं कि भाई हम करते रहेंगे सेकुलर, इस देश को सेकुलर इसका फ्रेम रखने की कोशिश करते रहेंगे। शलभ यादव कह रहे हैं कि भाई ये जो पहले ही पता था कि ये लोग ऐसा हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, इस तरह की बात करेंगे, सोशल फैब्रिक को तोड़ेंगे। क्या आपको लग रहा है, एक बुद्धिजीवी होने के नाते इस देश में, बहुत जल्दी मैं जवाब चाहता हूं, फिर फाइनल कमेंट के लिए जाएंगे गोस्वामी जी के पास। अनम्यूट करिए प्रदीप जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। देखिए, इंदिरा गांधी जी को 1976 में बात पता होती, अपने दल का ही उनको भविष्य पता होता, तो शायद कांग्रेस की आज ये हालत नहीं होती। ये बात ठीक है, सलभ जी धर्मनिरपेक्ष, और शशांक जी ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहा है, तो धर्मनिरपेक्ष भारत का स्वरूप है, विविधताओं में एकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत की विविधता में एकता ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, उसको कोई धर्मनिरपेक्ष कहता है, कोई कुछ ही रूप में कहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सलभ जी इस बात को समझें कि यदि इंदिरा गांधी जी को यदि ये पता होता कि आने वाले समय में पार्टियों का स्वरूप ऐसा होता, तो उससे कहीं ज्यादा अच्छा है यदि वो कांग्रेस के भविष्य के विषय में चिंतित होती, तो शायद कांग्रेस का हाल नहीं होता, वो एक परिवार की पार्टी बनकर के रहेगी। ठीक बात है गोस्वामी जी। अब कुल मिला के मैं इंदिरा गांधी जी के परिवार से नहीं आता हूँ, मैं एक आम लड़का हूँ जो पढ़ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लॉ करता है एक अच्छे कॉलेज से, और फिर देश की ऐसी स्थिति आती है कि उसको रोड पर निकलने के लिए तैयार होना पड़ता है। तो प्लीज ठीक है सलभ जी, आप जैसे युवा इस देश की ताकत है। गोस्वामी जी के पास फाइनल कमेंट के लिए चलते हैं। गोस्वामी जी, ये फिर वही मामला अटका हुआ है। अब जैसा एक तरफ सेकुलर और समाजवादी विचारधारा इस देश में है, सोशल फैब्रिक वाली, और एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई हिंदू राष्ट्र के समर्थक प्रवर्तक अब ज्यादा हो गए हैं। क्या स्थितियां देख रहे हैं आप? और जो चुनावी राजनीति है, स्पार्क है, इसको भी जरा अपने जवाब में जोड़ लीजिएगा कृपया, लेकिन जल्दी में। देखिए रमेश जी, जो अभी शशांक जी ने सेकुलर की बात की, तो ये तो हमारे संविधान का हिस्सा है, और ये सेकुलर धर्मनिरपेक्ष ही राष्ट्र है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस सेकुलरिज्म के नाम पर जो तुष्टीकरण की सत्ता हासिल करने के लिए जो तुष्टीकरण की राजनीति का दौर शुरू हुआ, उस तुष्टीकरण ने सेकुलरिज्म की परिभाषा को ही बदल दिया है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, सेकुलरिज्म पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और सेकुलरिज्म पर कोई ये हमारे संविधान में प्रदत्त है, इसलिए उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल ये कि आज हम लोग जो भी डिबेट कर रहे हैं, जिस पर भी ये विकृतियां पैदा हो रही हैं, हम हर चीज को सत्ता हासिल करने के लिए हर मीन्स को अपनाने के लिए तैयार है, सेकुलरिज्म की परिभाषा को बदल देने को तैयार हैं। हम हर बात के लिए, मतलब संविधान की सारी चीजों को, मैं एक पर्टिकुलर किसी दल के लिए नहीं कह रहा हूं, न मैं कांग्रेस के लिए, न भाजपा के लिए, न सपा के लिए, न बसपा के लिए। मेरी चिंता का विषय सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे संविधान में हर चीज बहुत बढ़िया बेहतर ढंग से दी गई है, और सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी उसको, लेकिन आज जातिगत राजनीति हो रही, उसके हिसाब से मंत्री क्या ये कहा तक योग्यता का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सत्ता चाहिए, इसलिए उस जाति का ज्यादा प्रभाव है, वहां उसको दीजिए। योग्यता का कोई महत्व नहीं है, जाति का महत्व हो गया। सेकुलरिज्म की बात होती है, तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। ठीक बात है, बहुत क्रक्स गोस्वामी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी कि तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त अब खत्म हो चुका है। मंथन में आज हमने यही बात की कि भाई ज़्यादातर जो मंथन का जो रस निकला वो यही संदेश दे रहा है
कि एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो गांधी को कसूरवार ठहराते हैं, इस देश के बंटवारे के लिए गांधी को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और दूसरी तरफ यही लोग हैं जो कहते हैं कि गांधी का कद सारवर्ग जो है वो छोटा करने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन गांधी जैसा विराट व्यक्तित्व किसी के छोटे करने से छोटा हो नहीं सकता। एक बार फिर मैं कहूँगा कि महापुरुष हैं, सेनानी हैं, उन पर बहुत ज़्यादा विवाद और बहुत बहस की गुंजाइश है नहीं। लेकिन ये चुनावी राजनीति है, इसमें स्पार्क चाहिए, और ये स्पार्क ही इस तरह के विवाद और बहस कराता है। मंथन में अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। उनको बारंबार नमन, बारंबार पुनर्श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी, और कृतज्ञ राष्ट्र ने अटल जी की योगदान को याद किया। हम पत्रकार उन्हें अपने अग्रज के रूप में याद करते हैं। वो पत्रकार भी थे, वो कवि कुल के भी थे। देश भर के तमाम कवियों ने भी उन्हें अपने कुल का बताकर श्रद्धांजलि दी है। इसलिए हम उन्हें पत्रकार कुल का मानते हैं। विनम्र श्रद्धांजलि, बारंबार प्रणाम। अटल जी की एक कविता के साथ में आपको छोड़ जाते हैं, अटल जी की यादों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं।